हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज प्रिया है एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। यूटिलिटी एनालिसिस की हेल्प के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जिसमें हमने 2 पॉइंट को डिस्कस कर लिया था, सिंगल कमोडिटी विद वन यूज़ एंड सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस। तो आज हमने डिस्कस करना है सेवरल कमोडिटीज़। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। सेवरल कमोडिटीज़, जब कंज्यूमर अपनी फिक्स्ड इनकम को ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर स्पेंड करता है तो वो कैसे स्पेंड करता है, क्या सोच के? देखो, वो कंपेयर करता है। किसको कंपेयर करता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ विद ए व्यू टू गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो अलग अलग चीज़ों पे, जैसे ए और बी के ऊपर जो हमने स्पेंड करना है, तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं, तो दोनों से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो भी अलग अलग होगी। तो वो दोनों को कंपेयर करता है। जहाँ पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो इक्वल होती है, तो वहाँ पर वो अपना मनी स्पेंड करता है। तो ही स्पेंड्स अ यूनिट ऑफ मनी ऑन दैट कमोडिटी विच गिव्स मोर मार्जिनल यूटिलिटी। तो ज़्यादा जो मार्जिनल यूटिलिटी देगा वो उसके ऊपर अपनी मनी को स्पेंड करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से वो कंपेयर करता जाएगा और कंपेयर करते हुए वो देखेगा कि लास्ट जो मैं यूनिट स्पेंड कर रहा हूँ वो स्पेंड करके मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है दोनों प्रोडक्ट से, वो कितनी कितनी मिल रही है। ही स्पेंड हिज मनी ऑन द कमोडिटी विच यील्ड्स हिम मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी। जो उसे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी देगा वो उसके ऊपर स्पेंड करेगा। According to law of DMU, as a consumer buys more and more units of commodity, तो जो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिमिनिश हो जाती है। जहाँ पर मैक्सिमम हो गया तो वहीं पे वो स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसके बाद अगर वो स्पेंड करेगा भी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी। कंज्यूमर स्टॉप्स द परचेज ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स लेस देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अनदर। वो परचेज करना तब बंद कर देगा जब एमयू जो है कम होगा, किसके कंपैरिजन? दूसरी कमोडिटी के कंपैरिजन। तो वहाँ पर वो अपनी परचेजिंग को करना बंद कर देगा, तब तक ही खरीदेगा। उसके बाद वो शिफ्ट कर जाएगा, देन ही विल शिफ्ट हिज परचेज टू द अदर कमोडिटी के ऊपर शिफ्ट कर देगा। इन दिस वे अ कंज्यूमर गोज ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द गुड्स गिविंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द गुड्स गिविंग लेस मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी देगा हम उसको लेंगे, बजाय उसके जो हमें कम देगा हम उसको छोड़ देंगे। तो हम एक ऐसी सिचुएशन पर फाइनली पहुंच जाते हैं जहां पर जो लास्ट यूनिट हम मनी का स्पेंड कर रहे हैं, वहां पर जो दोनों कमोडिटीज़ या कह लो ज़्यादा कमोडिटीज़, डिफरेंट कमोडिटीज़ से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। दिस विल बी द पोजिशन ऑफ हिज इक्विलिब्रियम। तब इस पोजिशन में वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंच जाएगा। अ कंज्यूमर विल हैव नो डिज़ायर टू मेक एनी चेंज इन दिस पोजिशन। इस पोजिशन को चेंज करने की कोई भी उसकी डिज़ायर नहीं है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं इन डिटेल। कहाँ चला गया? आ गया, ये रहा। मान लीजिए कंज्यूमर के पास 5 रुपीज़ हैं इन टोटल। ठीक है, उसने कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई को कंज्यूम किया है और उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपको बताई गई। उसने फर्स्ट रुपी स्पेंड किया एक्स पे, तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 12 की, और वाई से मिल रही है 10 की। तो ज़्यादा किससे मिल रही है? एक्स से मिल रही है, तो अपना फर्स्ट रुपी वो एक्स पे स्पेंड कर देगा। फिर उसने सेकंड कंज्यूम किया, सेकेंड रुपये स्पेंड किया, उसे एमयू मिला 10 और यहाँ पर मिला उसे 8 का। अभी हमें ये देखना है कि हम 5 रुपीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। और जो 3 है, थर्ड उसने स्पेंड किया तो उसे एमयू मिला 8 का एक्स से और
6 मिला किसके, वाई से। तो यहाँ पर ये कम हो गया, तो यहीं पर वो अपनी परचेज़ को बंद कर देगा। अभी देखो, अगर वो 3rd रुपी है जो वो वाई पे करेगा तो उसे कम यूटिलिटी मिलेगी, अगर एक्स पे करेगा तो उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो सिंपल, जो मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट स्पेंड करने पे मिल रही है वो इक्वल कहाँ पे है, 3 रुपीज़ एक्स पे स्पेंड करने पे और 2 रुपीज़ वाई पे स्पेंड करने से उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल मिल रही है। तो यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। 3 रुपीज़ उसे स्पेंड करने चाहिए एक्स पे और 2 रुपीज़ स्पेंड करने चाहिए उसे वाई पे। ठीक है, तो यही बताया गया था आपको थ्योरी में भी, थ्योरी पोर्शन में भी, कि जहाँ पर जो एम यू ऑफ एक्स है और एम यू ऑफ वाई है वो इक्वल होगा, वही हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ओके, तो लास्ट यूनिट ऑफ मनी जो स्पेंड करता है कंज्यूमर डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर, वो उसको इक्वल यूटिलिटी देते हैं। यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है, हमने अजम्पशंस में स्टडी किया था कि कांस्टेंट लेनी है, तो ये इक्वल होनी चाहिए किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के भी इक्वल होनी चाहिए। जितना मार्जिनल यूटिलिटी मनी का है उतना उसको प्रोडक्ट से भी मिल रहा है। दोनों प्रोडक्ट्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मनी के इक्वल होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस पी है और वाई कमोडिटी का प्राइस पी वाई है, तो इसको रेशो में कैसे दिखाते हैं, एम यू ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हमने दिखाना है। ओके, तो इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करते हैं, इस तरह से वो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको बताया गया है एक्स क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस के ऊपर आपको बताई गई है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी। तो जिस तरह से आपको बताया गया है कि अगर वो 1 रुपये स्पेंड करता है तो उसे कितनी यूटिलिटी मिलती है, तो वो सारे पॉइंट्स आपने लगाने हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आकर जो है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनती है। ये हम यही वाला चार्ट हम लास्ट वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लासेस में। तो आई होप यहाँ तक आपको इसकी अच्छे से रिवीजन होगी, क्लियर होगा आपको। तो जो 8 है यूटिलिटी मिल रही है दोनों प्रोडक्ट से, वो यहाँ पर इक्वल हो रही है। ये इसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ये आपको एग्जांपल दी गई है, बहुत ही सिंपल सी है, आप एक बार रीड करके देखना इसको। इसके आंसर्स गिवन है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो इक्विलिब्रियम का तो हमारा वहाँ पे डन हो गया। तो 3 पॉइंट्स वहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, सिंगल कमोडिटी विद सिंगल यूज़, सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस एंड सेवरल कमोडिटीज़। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो पीयू स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, 15 मार्क्स में आया भी हुआ है, तो आप इसको अच्छे से रेडी कर लेना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ड्राइव्ड करनी है हमने डिमांड कर्व को इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से। कैसे, देखो, मान लो किसी कंज्यूमर ने बाय की 2 कमोडिटीज़ ए और बी, उसकी जो यूटिलिटी उसको मिली मार्जिनल यूटिलिटी ए और बी की, वो आपको बताई गई है, और प्राइसेस है पी माने गए हैं, पी और प्राइस ऑफ ए और प्राइस ऑफ बी। A consumer will be in equilibrium when he spends his income on the different goods in such a manner that the ratio of MU and the price of each commodity is equal. Ratio of MU ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, जहाँ पर डिफरेंट कमोडिटीज़ की जो MU होती है उसकी रेशो प्राइसेस की रेशो और MU की रेशो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, वो उसकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनती है। देखो, अभी यहाँ पे एम यू ऑफ ए ओवर प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू एम यू ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ली, ये इसने दिखाया है। तो कंज्यूमर की इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मान लीजिए कंज्यूमर के पास 5 रुपीज़ है स्पेंड करने के लिए ऑन द पोटैटोज एंड पीस। जो प्राइस है वेजिटेबल का वो 1 रुपीज़ पर केजी है, तो 5 रुपये उसने स्पेंड करने हैं। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम कहाँ तक स्पेंड करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी इनकम को, जहाँ पर जो दोनों
कमोडिटी से मिलने वाली जो MU है वो इक्वल हो जाती है। अब अगर 3 रुपीज़ वो स्पेंड कर रहा है पीस के ऊपर तो उसको 80 यूटिलिटी मिल रही है। अगर 2 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है पोटैटोज़ के ऊपर तो उसको 80 यूटिलिटी मिल रही है। तो सिंपल सी बात है, 3 रुपीज़ उसे स्पेंड करने पड़ेंगे पीस के ऊपर और 2 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे उसे पोटैटोज़ के ऊपर, एज़ पर आवर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यही हमने अब तक डिस्कस किया था, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी एक बार और कर ली है। अभी क्या कर रहे हैं, इसकी यूटिलिटी देख रहे हैं। तो मान लीजिए कंज्यूमर ने 3 रुपीज़ पीस के ऊपर स्पेंड किए और 2 रुपीज़ पोटैटोज़ के ऊपर स्पेंड किए, और प्राइस कितना है 1 पर केजी। अगर 1 पर केजी है, 1 रुपये किलो चीज़ है और 3 रुपीज़ ही मैंने पूरे लगाने हैं, तो मुझे कितनी ये चीज़ मिलेगी, कितनी क्वांटिटी मिलेगी, 3 केजी मिलेगी। 1 प्राइस को क्वांटिटी मैंने टोटल मनी के साथ स्पेंड कर दिया, तो मुझे 3 केजी पीस मिल गए और 2 केजीज़ क्या मिल गए, पोटैटोज़ मिल गए। तो यहाँ पर जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या थी 8, और मार्जिनल यूटिलिटी पोटैटोज़ की 8। प्राइस के साथ डिवाइड कर दिया तो 8 यूटिल्स जो है हमारी यूटिलिटी हमने देखी थी टेबल में। यहाँ तक क्लियर होगा। ये वाली सिचुएशन उसकी क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है। अभी हमने ड्राइव करनी है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या होता है, जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए प्राइसेस जो है पीस के वो राइज़ कर गए हैं 2 पर केजी के ऊपर, 2 रुपये के ऊपर आ गए हैं। तो जो इनकम है कंज्यूमर की और पोटैटोज़ के प्राइसेस हैं उनमें तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो पहले हम 3 रुपीज़ पीस के ऊपर स्पेंड कर रहे थे और 2 रुपीज़ पोटैटोज़ के ऊपर स्पेंड कर रहे थे, यही था। अभी पहले 1 था, अभी 2 हो गया ना प्राइस। तो अभी कंज्यूमर को अपनी क्वांटिटीज भी दोनों ही चेंज करनी पड़ेंगी। किस तरह से, कंज्यूमर विल सो चेंज द क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ द 2 थिंग्स दैट द MU पर रुपी ऑफ फ्रॉम ईच कमोडिटी इज इक्वल। इस तरह से चेंज करनी पड़ेगी कि जो MU है वो उसको क्या मिलनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी तो यही कहता है ना कि MU है दोनों प्रोडक्ट्स की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 2 रुपये क्या हो गई उसकी पीस के प्राइसेस हो गए 2 रुपीज़। तो सिंपल हमने 2 रुपीज़ ही स्पेंड करने हैं। 2 रुपीज़ स्पेंड करेगा तो उसे कितने पोटैटोज़ मिलेंगे, सॉरी 2 रुपीज़ पीस के ऊपर स्पेंड कर दिए तो उसे 1 केजी ही पी मिलेगा ना। तो बाकी उसके पास कितने पैसे बच गए, 3 रुपीज़ बच गए। 3 रुपीज़ के उसने क्या लिए, पोटैटोज़ लिए। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है अब पीस की क्या हो जाएगी 12। उसे क्वांटिटी कितनी मिल रही है 1 केजी। 1 केजी ले सकता है ना वो, तो 1 केजी उसको मिली पीस, और उसके बाद उसके पास जो भी पैसे बचे थे उसे पोटैटोज़ कितने मिल रहे हैं, अभी वो क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकता है पोटैटोज़ की। अब उसे 3 केजीज़ पोटैटोज़ मिल रहे हैं, क्योंकि पोटैटो का जो प्राइस है वो 1 रुपीज़ ही है और 3 रुपीज़ ही उसके पास बचते हैं। पूरे अगर पैसे स्पेंड करने हो तो 3 केजी ही मिलेंगे, वहाँ पर यूटिलिटी क्या है 6 है। तो अभी इसको हमने डिवाइड करना है प्राइस के साथ। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारी जो यूटिलिटी है वो सेम ही रहने वाली है 6 यूटिल्स की। तो यही हमारी इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी की कंडीशन होती है कि यूटिलिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो प्राइसेस पीस के 1 रुपीज़ थे तब वो डिमांड कर रहा था 3 केजी पीस की। जब उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए 1 से 2 हो गए तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, डाउन होगी, 3 से 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिमांड कर्व को ड्राइव किया है। ये हमारी डिमांड कर्व है, यहाँ पे प्राइसेस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। जब 1 रुपीज़ थी तो वो 3 केजी की डिमांड कर रहा था, जब 2 हो गए तो वो 1 केजी की ही डिमांड कर रहा है। ये बन गई हमारी डिमांड कर्व। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है PU में, बाकी आप एक बार चेक कर लेना बाकी के। तो अभी बात कर रहे हैं हम क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का क्रिटिसिज्म क्या है, देखो
जहाँ पे अजम्पशन ही उनकी क्या ली गई है, सब्जेक्टिव ली गई है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं है, साइकोलॉजी है, ये पॉसिबल ही नहीं है इसको ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करना कि जो कंज्यूमर की डिमांड होती है वो तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब्जेक्टिव है। जो मेज़रमेंट है यूटिलिटी का वो पॉसिबल नहीं है। 1 to 3 में हम यूटिलिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट से डिफरेंट क्वांटिटी को कंज्यूम करके हमें इतनी यूटिलिटी मिल रही है या इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये जो है ये एक जस्ट फीलिंग है सेटिस्फेक्शन की, इसको हम नंबर्स में नहीं कर सकते डिफाइन कि मुझे इतने यूटिल्स की यूटिलिटी मिली और मुझे इतने यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, है ना। तो ये चीज़ भी रॉन्ग हो गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं इसमें देख लेते हैं एक बार। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर्स। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द गुड कैन नेदर बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। हाँ, इसको ना ही तो ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो MU जो है इनडायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ मनी, sought to be measured in the terms of money, but according to Pigou it's not possible to measure marginal utility indirectly in the terms of money. marginal utility मनी के टर्म्स में मेज़र नहीं किया जा सकता क्योंकि जो मनी है एट द बेस्ट मेजर इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड। मनी को अच्छा मेज़र लिया गया है बट यूटिलिटी को नहीं। इट कैन नॉट बी मेजर द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन को मेज़र नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं उसे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको हम नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एवरी कमोडिटी इज़ एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी। इन्होंने अजम्पशन ली थी कि हर एक कमोडिटी जो है इंडिपेंडेंट कमोडिटी होगी। किस तरह से, मान लीजिए जो हमें यूटिलिटी मिलेगी वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो भी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है इनका, मान लीजिए आपकी प्लेट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको काफ़ी हैवी वाली हंगर लगी हुई है, यहाँ पे आपके पास सब्जी भी है, चपाती भी है, सैलेड भी है, स्वीट्स भी है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपने सबसे पहले क्या ले लिया, सैलेड ले लिया। जब आप सैलेड को ले लोगे तो आपकी जो हंगर का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो चीज़ नहीं रहेगी अगर आप सबसे पहले चपाती को या सब्जी के साथ चपाती को कंज्यूम करते हैं या पहले स्वीट्स को कंज्यूम करते हैं, वो लेवल तो नहीं रहने वाला। एक्चुअल में होता यही है, जब हमें पहले ही कोई चीज़ हम खा चुके हैं तो हमारी जो यूटिलिटी हम पहले ही ले चुके हैं, सेकंड जब हम चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी पे पहले वाली चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये तो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, in a real life we find that the utility of commodity is very much dependent upon the utility of the other commodities. यूटिलिटी जो है रियल लाइफ में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है दूसरी कमोडिटी के ऊपर। अगर हम बाकी चीज़ों को छोड़ दें, सिंपल सी बात करें, हमें भूख लगी है, चपाती खाली खाने से तो हमें वो यूटिलिटी का लेवल नहीं मिलेगा ना। जो हम साथ में वेजिटेबल्स लेंगे, सब्ज़ी अच्छी बनी होगी, हम ज़्यादा भी ले लेंगे जो हमें वहाँ से मिलनी है। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं रियल लाइफ में, बट इन्होंने कहा नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। ओके, देन आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल द कंडीशन। अब इन्होंने तो डिविजिबल गुड्स को लिया, लेकिन कुछ कमोडिटीज़ इंडिविजिबल भी तो होती है ना, जैसे टीवी सेट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, यहाँ पे तो ये मेज़र करना मार्जिनल यूटिलिटी को पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इन्होंने कहा कि जो मनी की यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कांस्टेंट रहती है, बट रियल अजम्पशन नहीं है ये। क्वांटिटी ऑफ मनी विद अ पर्सन इंक्रीजेज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिमिनिशेस एज द क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीजेज, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेज। रियल में ऐसा नहीं होता है, एज अ क्वांटिटी जो पर्सन के साथ इंक्रीज होगी, पैसा आएगा तो जो MU होगी वो डिमिनिश करेगी और जो क्वांटिटी होगी मनी की वो भी डिक्रीज करेगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, कांस्टेंट नहीं रहती है कभी भी। ओके, टू मैनी अजम्पशंस, बहुत ज़्यादा अजम्पशंस ली है इन्होंने, जैसे कि कार्डिनल मेजरमेंट हो गया, इंडिपेंडेंट कमोडिटीज़ होगी, अनरियलिस्टिक इनप्रैक्टिकल जो अजम्पशंस इन्होंने ली है ये सही नहीं है।
यूटिलिटी एनालिसिस के कंपैरिजन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ज़्यादा बेटर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को समझने के लिए। वो सब इस चीज़ों की अजम्पशंस के बिना बताया गया है। नो डिवीजन ऑफ द प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस लॉ ने हमें प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया है, जो कि इन्हें बताना चाहिए था। ये जो चीज़ हम कवर करेंगे वो इंडिफरेंस में कवर करेंगे, क्योंकि पर्सन की इनकम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सारी चीज़ें, प्राइस भी मैटर करते हैं। ओके, तो कंज्यूमर को तो इन्होंने कंप्यूटर ही बना दिया। अब हर कोई बंदा चीज़ को कंज्यूम करने से पहले ये कैसे मेज़र करेगा कि मुझे कितना गेन हो रहा है, कितनी यूटिलिटी का गेन हो रहा है, कितनी यूटिलिटी का मैं लॉस यहाँ पे हो जाएगा, मुझे कितना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ एंड ऑल। तो कंज्यूमर को तो एक तरह का कंप्यूटर ही बना दिया। ये भी क्रिटिसाइज का पॉइंट हो गया। यूटिलिटी एनालिसिस ब्रेक्स डाउन इन एन अंडरडेवलप्ड प्लान्ड इकोनॉमी। यूटिलिटी एनालिसिस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है दैट द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, कि जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो हमेशा ही सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता। शॉर्ट पीरियड में तो चल सकता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में नहीं चल सकता है कि जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो सेम रहे। ओके, फिर इन्होंने गिफन पैराडॉक्स के बारे में कुछ नहीं बताया है। इन्होंने कोई आंसर नहीं किया कि जो डिमांड कर्व है इन्फीरियर गुड्स की अपवर्ड स्लोप कैसे करती है, लेफ़्ट टू राइट कैसे जाती है। इन्होंने इन्फीरियर गुड्स के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्रिटिसिज्म में है। तो ये था आपका यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक। आगे हम जो जो यहाँ पे क्रिटिसाइज हुए हैं पॉइंट्स, इनको हम आने वाले चैप्टर इंडिफरेंस कर्व में डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछना होगा आपने तो अपनी फीडबैक वगैरह सब कुछ वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इंडिफरेंस कर्व काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छे लगते हैं तो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।